जर्मनी एक ऐसा नाम जो इतिहास, नवाचार और हाँ, विवादों से भी गूंजता है। लेकिन जर्मनी, जैसा कि हम आज जानते हैं, हमेशा से एक एकीकृत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। सदियों तक यह भूमि खंडित रही, राज्यों और रियासतों का एक चिथड़ा। कल्पना कीजिए, अगर आप चाहें तो एक ऐसा यूरोप जहां फ्रांस नहीं था, बल्कि एक दर्जन छोटे राज्य थे। बहुत लंबे समय तक जर्मनी ऐसा ही था। यह एकता की कमी हालांकि ऊपर से अराजक लग रही थी, लेकिन इसका अपना एक अलग ही आकर्षण था। अलग अलग क्षेत्रों ने अपनी अनूठी संस्कृतियां, बोलियां और यहां तक कि अर्थव्यवस्थाएं भी विकसित की। ये विचारकों, कलाकारों और शिल्पकारों की धरती थी। फिर भी एक मजबूत केंद्रीय शक्ति के बिना जर्मनी कमजोर बना रहा और अक्सर अपने अधिक शक्तिशाली पड़ोसियों के निशाने पर आ जाता था। लेकिन सतह के नीचे एक बदलाव पक रहा था। उद्योग के बीज बोए जा रहे थे। लोगों की भावना, उनका लचीलापन और उनकी लगन बस खिलने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी। जर्मनी सोता हुआ विशालकाय जागने वाला था। जर्मनी के उदय से पहले की यह अवधि समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह तूफान से पहले की शांति की तरह है। यह हमें बताता है कि शक्ति हमेशा पाशविक बल या भूभाग के बारे में नहीं होती है। यह लोगों की इच्छा शक्ति, नवाचार की चिंगारी और हाँ, कभी-कभी थोड़ी सी ऐतिहासिक किस्मत के बारे में होती है। 19वीं सदी दुनिया भर में अभूतपूर्व बदलाव का समय, और जर्मनी यह एक नए युग की दहलीज पर खड़ा था। जर्मनी एक बवंडर में बहने वाला था जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति न केवल उद्योगों में बल्कि समाज के हर पहलू में बदलाव लाने वाली थी। कल्पना कीजिए कि कारखाने मशरूम की तरह उग रहे हैं और अभूतपूर्व गति से सामानों का उत्पादन कर रहे हैं। हर कोने में मशीनों की गूंज सुनाई देती थी। धातु की आवाज, भाप की फुफकार, ये प्रगति की आवाजें थीं, एक राष्ट्र के परिवर्तन का संगीत। यह संगीत हर दिन और भी तेज होता जा रहा था। कोयला और लोहा, जर्मन धरती के नीचे दबे हुए ये साधारण संसाधन अचानक एक नए युग की आधारशिला बन गए। इन संसाधनों ने उद्योगों को नई ऊर्जा दी। रेलवे, वे लोहे के घोड़े पूरे देश में फैल गए, शहरों को जोड़ते हुए, दूरियों को कम करते हुए और व्यापार को गति देते हुए। ये रेलवे लाइनों ने जर्मनी को एकजुट किया। हालांकि यह केवल मशीनों और कारखानों के बारे में नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति भी थी। यह लोगों के बारे में था, लाखों लोग जो ग्रामीण गांवों से दूर हलचल भरे औद्योगिक केंद्रों की ओर पलायन कर रहे थे। यह पलायन एक नई जीवन शैली की शुरुआत थी। यह तेज औद्योगिकीकरण हालांकि अव्यवस्थित और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जर्मनी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसने शहरों को बदल दिया और जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। इसने एक नया मध्यम वर्ग बनाया, एक ऐसा वर्ग जो शिक्षा, नवाचार और हाँ, राजनीतिक शक्ति का भूखा था। यह वर्ग जर्मनी के भविष्य का निर्माण करने वाला था। इसने राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा दिया, एक ऐसी भावना कि जर्मनी आखिरकार अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों को पकड़ रहा है, यहाँ तक कि उन्हें पीछे छोड़ रहा है। यह गर्व हर जर्मन के दिल में था। औद्योगिक क्रांति ने केवल जर्मनी की अर्थव्यवस्था को ही नहीं बदला, इसने इसकी आत्मा को ही बदल दिया। यह एक नई पहचान का निर्माण कर रहा था। इसने प्रगति में विश्वास, दक्षता के लिए तड़प और वैश्विक मान्यता की भूख पैदा की। जर्मनी अब नवाचार और उत्कृष्टता का प्रतीक बन गया। जर्मनी अब खंडित राज्यों की भूमि होने से संतुष्ट नहीं था। यह विश्व मंच पर अपनी जगह का दावा करने के लिए तैयार था। यह एक नए युग की शुरुआत थी। हमने कारखानों और रेलवे के बारे में बात की है, लेकिन आइए जर्मनी के औद्योगिक उत्थान के गुमनाम नायकों को न भूलें, लोहा और कोयला। ये दो संसाधन जर्मनी के औद्योगिक क्रांति के मूल में थे और इनके बिना प्रगति की कहानी अधूरी रह जाती। ये केवल कच्चे माल नहीं थे, ये क्रांति की जीवनदायिनी शक्ति थे, वह ईंधन जिसने प्रगति के इंजन को शक्ति प्रदान की। लोहा और कोयला ने न केवल उद्योगों को चलाया, बल्कि उन्होंने समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। जर्मनी इन कीमती संसाधनों के विशाल भंडार से समृद्ध था, खासकर रूर घाटी में, जो देश का औद्योगिक केंद्र बन गया। रूर घाटी की खदानें और संसाधन जर्मनी की औद्योगिक शक्ति का आधार थे। इसकी कल्पना कीजिए, विशाल खदानें धरती को छान रही हैं। खनिक दिन रात मेहनत करके काला सोना और लौह अयस्क निकाल रहे हैं, जो एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इन खनिकों की मेहनत और समर्पण ने जर्मनी को औद्योगिक क्रांति के शिखर पर पहुंचाया। लेकिन यह केवल मात्रा के बारे में नहीं था, यह गुणवत्ता के बारे में भी था। उच्च गुणवत्ता वाले कोयला और लौह अयस्क ने जर्मनी को एक अद्वितीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान किया। जर्मन कोयला, विशेष रूप से एंथ्रेसाइट,
अपनी उच्च ऊर्जा सामग्री के लिए प्रसिद्ध था, जो इसे औद्योगिक उपयोग के लिए आदर्श बनाता था। यह कोयला अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता था, जिससे उत्पादन प्रक्रियाएं अधिक कुशल हो जाती थीं। उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों की इस प्रचुरता ने जर्मनी को एक महत्वपूर्ण बढ़त दी, जिससे वह अपने कई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक और लागत प्रभावी ढंग से स्टील और मशीनरी का उत्पादन करने में सक्षम हो गया। इसने जर्मनी को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाया। यह प्राकृतिक संपदा केवल भाग्य का धनी होना भर नहीं था, यह एक रणनीतिक लाभ था जिसका जर्मन नेताओं ने चतुराई से लाभ उठाया। उन्होंने इन संसाधनों का उपयोग करके एक मजबूत औद्योगिक आधार तैयार किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और शिक्षा में भारी निवेश किया, जिससे नवाचार और विकास का एक सदाचारी चक्र तैयार हुआ। इस निवेश ने जर्मनी को तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति में अग्रणी बना दिया। लोहे और कोयले की प्रचुरता केवल कारखानों को ईंधन नहीं दे रही थी, यह महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दे रही थी। एक विश्वास कि जर्मनी एक औद्योगिक महाशक्ति बन सकता है, विश्व मंच पर एक ऐसी ताकत जिसके साथ समझौता किया जाए। यह विश्वास और महत्वाकांक्षा ही जर्मनी की औद्योगिक क्रांति की सच्ची कहानी है। भाग 4। बिस्मार्क का विजन, ताकत के जरिए एकता। यह एक ऐसा विजन था जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। साल है 1871। यह वह वर्ष है जब इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। जर्मन इतिहास के इतिहास में दर्ज एक तारीख। यह वह समय था जब जर्मनी ने अपने बिखरे हुए राज्यों को एकजुट करने का साहसिक कदम उठाया। यह एक एकीकृत जर्मन साम्राज्य के जन्म का प्रतीक है, जो अब राज्यों का एक चिथड़ा नहीं है, बल्कि एक एकल शक्तिशाली संस्था है। यह एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी शक्ति और एकता के लिए जाना जाएगा, और इस एकीकरण के शिल्पकार ओटो वॉन बिस्मार्क, लौह चांसलर, उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने इस असंभव को संभव बना दिया। बिस्मार्क एक महान रणनीतिकार थे, एक व्यावहारिक व्यक्ति जो समझते थे कि शक्ति एकता से आती है। उनकी रणनीतियों ने जर्मनी को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कूटनीति और, जब आवश्यक हो, सैन्य शक्ति का संयोजन का उपयोग करते हुए यूरोपीय राजनीति को कुशलता से हेरफेर किया। उनकी कूटनीति ने जर्मनी को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। उनका विजन स्पष्ट था, जर्मन राज्यों को प्रशिया के नेतृत्व में एकजुट करना और यूरोप की महान शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक राष्ट्र को मजबूत बनाना। यह एक ऐसा विजन था जो जर्मनी को एक नई पहचान देगा। लेकिन बिस्मार्क का विजन केवल पाशविक बल के बारे में नहीं था, ये आर्थिक एकीकरण के बारे में भी था। उन्होंने समझा कि आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक एकता अधूरी है। वह समझते थे कि एक एकीकृत जर्मनी को एक एकीकृत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, एक ऐसा बाजार जहां वस्तुएं और सेवाएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकें। यह आर्थिक एकता ही थी जो जर्मनी को आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जो तौल और माप को मानकीकृत करती थीं, एक सामान्य मुद्रा बनाई और नए एकीकृत राष्ट्र के भीतर व्यापार को बढ़ावा दिया। इन नीतियों ने जर्मनी को आर्थिक रूप से मजबूत और स्थिर बनाया। बिस्मार्क की विरासत जटिल और बहुआयामी है, लेकिन जर्मनी के भाग्य को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। उनकी नीतियों और नेतृत्व ने जर्मनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने एक शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र की नींव रखी, एक ऐसा राष्ट्र जो जल्द ही दुनिया का ध्यान और कभी-कभी डर अपनी ओर आकर्षित करेगा। यह जर्मनी की नई पहचान थी, एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र। भाग 5। प्रथम विश्व युद्ध। एक राष्ट्र की परीक्षा हुई, टूटा नहीं। अगस्त 1914 की तोपों ने यूरोप की नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया और महाद्वीप को प्रथम विश्व युद्ध के अथाह कुंड में धकेल दिया। जर्मनी, जो अब एक एकीकृत और शक्तिशाली राष्ट्र है, ने खुद को इस वैश्विक संघर्ष के केंद्र में पाया। युद्ध ने जर्मनी की औद्योगिक शक्ति, उसके सैन्य कौशल और उसके लोगों के धैर्य की परीक्षा ली। 4 लंबे वर्षों तक राष्ट्र ने खाई युद्ध की भयावहता, बमबारी के निरंतर खतरे और आधुनिक युद्ध की विशाल मानवीय कीमत को सहा। शक्तिशाली दुश्मनों के गठबंधन का सामना करने के बावजूद जर्मनी ने दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। उसके उद्योग हथियारों और आपूर्ति का उत्पादन कर रहे थे। उसके सैनिक अग्रिम पंक्तियों पर डटे हुए थे। युद्ध जर्मनी की हार के साथ समाप्त हुआ, एक ऐसी हार जिसके साथ आर्थिक कठिनाई, राजनीतिक उथल-पुथल और राष्ट्रीय अपमान की गहरी भावना आई। वर्साई की संधि विजयी सहयोगियों द्वारा जर्मनी पर थोपी गई, विशेष रूप से कठोर थी
जिसने राष्ट्र पर अपंग कर देने वाले हर्जाने लाद दिए और उसे क्षेत्र और उपनिवेशों से वंचित कर दिया। फिर भी हार की राख से लचीलापन की भावना उभरी। जर्मनी हालांकि घायल और जख्मी था, लेकिन टूटा हुआ नहीं था। भविष्य की वसूली के बीज पहले ही बोए जा चुके थे, जो पुनर्निर्माण के दृढ़ संकल्प, अतीत की गलतियों से सीखने और विश्व मंच पर अपनी जगह हासिल करने की इच्छा से प्रेरित थे। भाग 6, राख से विकास तक, वीमर गणराज्य। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वीमर गणराज्य का जन्म हुआ, जो एक नाजुक लोकतंत्र था जो हार, आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक उग्रवाद की चुनौतियों से जूझ रहा था। औद्योगिक केंद्रों के नुकसान के साथ साथ हर्जाने के बोझ ने जर्मन अर्थव्यवस्था में सदमे की लहरें भेज दी। अति मुद्रास्फीति ने राष्ट्र को पंगु बना दिया, बचत को मिटा दिया और जर्मन मार्क के मूल्य को नष्ट कर दिया। फिर भी उथल पुथल के बीच आशा की किरणें थीं। नवाचार की भावना, जिसने जर्मनी के औद्योगिक उत्थान को फ्यूल्ड दिया था, फिर से उभरी। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों ने नए समाधान, नई तकनीकों और अपने बिखरे हुए राष्ट्र के पुनर्निर्माण के नए तरीकों की तलाश की। वीमर गणराज्य अपनी खामियों और अंतिम विफलता के बावजूद सांस्कृतिक और बौद्धिक उथल-पुथल की उल्लेखनीय अवधि का गवाह बना। यह कलात्मक प्रयोग, दार्शनिक बहस और वैज्ञानिक सफलताओं का केंद्र बन गया। यह अवधि हालांकि अल्पकालिक थी, जर्मन भावना के लचीलापन, नवाचार के लिए इसकी क्षमता और मानव सरलता की शक्ति में इसके स्थायी विश्वास को प्रदर्शित करती है।